क्या हुआ? हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध और किरचॉफ के नियम तक पहुंचना है। ठीक, ये पता नहीं कौन सा लेक्चर है, बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। परसों इसके क्या लगाएंगे? न्यूमेरिकल। पीछे वाले दरबार बंद कर दो, सुबह ही एक लड़की को हड़काऊं, अगला नंबर तुम्हारा है, ठीक है। तुम दुखी तो नहीं हो ना? दुखी रहने के लिए डांटा हूं, क्यों नहीं हो? कैसे कैसे लोग, मतलब डांटने कोई असर ही नहीं पड़ता है। डांटने का असर पड़ना चाहिए, इंसान को टेंशन में आना चाहिए, आंसू आंसू बहाना चाहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए कल हमने पढ़ा था, कल तो हमने लुआट पढ़ा था, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या पढ़ा था? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। वाह वाह वाह, 2024 के भारत में लाइट नहीं। एक तो लड़का मेरे वीडियो में कमेंट किया था, नितिन सैनी नाम का, बोलता है सर अगर आपके वीडियोस 20 से 30 मिनट के होंगे तो आपके बहुत व्यूज आएंगे। मतलब बात तो सही है, लेकिन 20 से 30 मिनट में समझाने वाले को तो आराम है। स्कूल में 1 घंटे में तो पाठ चुक जाता है। अरे हम 20 मिनट में चुका दें, हमको चुकाने होगा ना, बोलो हम चुकाते या नहीं है, क्योंकि हमको चुकाना नहीं, हम चाहते हैं कि तुमको याद रहे बीच में, इसीलिए तो रामायण महाभारत शुरू रहती है। आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है? हमने ये बताया था, जैसे ये मान लो सेल है, बल्ब बंद कर दो, यहाँ चमकता है। अरे यार, यहाँ प्लस होता है और यहाँ माइनस, ठीक। हमने बोला था किसी भी चार्ज को यहां से लेके यहां तक लाने में, यानी पूरे सेल में किसी भी चार्ज को पूरे सेल में विस्थापित करने में जो बल लगता है वही क्या कहलाता है? बोलना तो पड़ेगा। किसी भी चार्ज को पूरे सेल में विस्थापित करने में जो बल लगता है, जो फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। इसी को हमने क्या बोल दिया था? डब्ल्यू। तो ये E इक्वल टू आ गया था W/Q, है ना। इसमें एक बात याद रखना, इंक्लूडिंग सेल होता है। इंक्लूडिंग सेल का मतलब क्या होता है? सेल भी उसमें रहता है। और अगर केवल परिपथ की बात करें, बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या फिर जितना कार्य करना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? टर्मिनल वोल्ट था, ठीक है। साध्वी आई है। तो ये हम देख लिए थे, अगर सेल भी इंक्लूड है तो उसमें क्या हो जाता करता है? E, और V इक्वल टू W/Q, केवल और केवल कहां से कहां तक होता है? टर्मिनल में, यानी A से B सिरे तक। और अगर सेल के अंदर की भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल हो जाएगा, ठीक है। और ये विद्युत वाहक बल असल में सेल के अंदर की ही बात करता है, बाहर की बात नहीं करता, लेकिन लिखा रहता करता है पूरे परिपथ में, ठीक। और हमने बाकी बातें देख ली थी कि पूरे परिपथ में प्रवाहित कर रहे हैं। और क्या देखा था हमने? ये मैक्सिमम वोल्टेज होता करता है ना। अधिकतम विद्युत वाहक बल अधिकतम विभवांतर होता है दोनों सिरों के बीच। अब जैसे खरीद के लाए तो 1.5 वोल्ट है, तो क्या इसमें करंट बह रहा है तब इसका वोल्टेज है? नहीं, बिना करंट बहे इसमें विभवांतर है। सेल करता क्या है? सेल किसी परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करता है ताकि इलेक्ट्रॉन चल सके, ठीक है। बाकी हमने बेसिक चीजें देख ली थी। मात्रक दोनों का वोल्ट होता है। एक चीज बहुत अच्छे से याद रखो, इस साल नहीं आया है कि आया है ध्यान नहीं है, ये आया था सही में। हाँ तो ठीक है। एक अंतर रेडी रखो ईएमएफ में और विभवांतर में, वो रेडी रखो, जहां तक है रेडी भी होगा, है ना। अब बताओ ईएमएफ को किससे नापते हैं? विभव मापी से, है ना। पोटेंशियोमीटर। क्यों नापते हैं? क्योंकि ईएमएफ में हमें उसकी वैल्यू फिटम फिट चाहिए, और विभव मापी में क्या क्वालिटी होती है कि उसको चलाने के लिए एक खुद का सेल होता है, और वोल्ट मीटर को चलाने के लिए खुद का सेल नहीं होता, इसलिए उसके द्वारा बताया गया विभवांतर वास्तविक मान से कुछ कम होता है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हमने ये देखा कि V इज लेस देन E, और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ही है स्मॉल आर। इसका ही रीजन क्या है? स्मॉल आर। इसीलिए तो हमने बोला जैसे V इक्वल टू क्या होता है? E-IR होता है ना। तो क्या होता है, जब कोई सेल है तो सेल के अंदर जो चार्ज था, अब चार्ज ऐसे आखिर यहां से यहां तक चला ना, चार्ज आखिर चला ना, जैसे हमने फ्लक्स पढ़ा था, कौन सा वाला? बंद वक्र किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स, उसी टाइप का ये भी है। तो चार्ज को यहां से यहां तक चला रहा है सेल के अंदर ही, तो सेल के अंदर प्रयुक्त पदार्थ धारा प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रयुक्त पदार्थ फिर विद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह में या फिर आवेश के चलने में डाली गई रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सब हमने पढ़ लिया था। तो आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है, इसी कारण जो टर्मिनल वोल्टेज है क्या हो जाती है? कम। अभी अगर बात करें ई की, तो ई में कोई आवेश चल ही नहीं रहा, है ना। वो तो तब की बात है जब धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, लेकिन जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होती है तो इसमें नया वोल्टेज आई आर क्या है? भी ना है।
IR भी ही है, तो ये सेल के अंदर की बात कर रहा है। अंदर जो धारा है और अंदर जो प्रतिरोध है, उन दोनों का गुणनफल एक वोल्टेज क्रिएट करेगा, और वही वोल्टेज क्या करता है, विद्युत वाहक बल यानी EMF को घटा देता है, और यही घट जाता है, और जो प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, टर्मिनल वोल्टता। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। समझे? ये 2-3 बातें क्लियर हो गई कि टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों आता है, क्योंकि सेल के अंदर रहता है प्रतिरोध, और वो प्रतिरोध के कारण इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्लियर हो गया? अब ये कैसे कम होता है इसको हम कई तरह से देख सकते हैं। ठीक, कैसे कम होता है, कैसे कम होता है, कैसे कम होता है, कई तरह से देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं देखेंगे। इसका व्यंजक कैसे लाए थे, हमने बोला था I इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। प्रूव करके R इक्वल टू आ जाता करता है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। मैंने पिछली वीडियो में करा दिया, अगर आप बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और फिजिक्स की मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मिल जाएगी। केमिस्ट्री दोनों चैप्टर हो चुके हैं, न्यूमेरिकल भी कराए जाते हैं केवल MP बोर्ड के। ठीक, आज हमको ये देखना था कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कारक के पहले ये समझ लो, जैसे मान लो ये कोई विद्युत अपघट्य का विलयन बना रखा है हमने। ठीक है, मान लो कॉपर सल्फेट, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है जिंक का, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है कॉपर का, तो एक मान लो एनोड हो गया और एक क्या हो गया, कैथोड। इनको हमने क्या जोड़ दिया, एक तार से जोड़ दिया, बीच में क्या है, मान लो वोल्ट मीटर है, नहीं यार बीच में मान लो वो है करंट वाला बैटरी लगा दी। ठीक है, ये ई होगा, इससे इसमें करंट जाएगा, करंट जाएगा ना, तो अब करंट जब जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि माइनस चार्ज है, और इधर साइड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना, ऐसा ही होगा ना। हाँ सही बात है, ऐसा ही होगा। तो ये यहाँ पे हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, लेकिन विलयन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चल रहा होगा, है ना, तब ना परिपथ पूरा होगा। तो विलयन के अंदर भी यहाँ से यहाँ कौन जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर प्लेट ज्यादा डूबी होगी, यानी प्लेट का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो प्रतिरोध कम होगा कि ज्यादा, भाई बहुत गर्मी है। आंतरिक प्रतिरोध की बात करें, ये विद्युत अपघट्य, ये क्या है, विद्युत अपघट्य। अरे यार गर्मी रहती तो आधा दिमाग वैसे बंद हो जाता है। अगर प्लेट बड़ी बड़ी हैं या फिर ज्यादा मोटे मोटे इलेक्ट्रोड हैं, कुछ भी समझ लो, तो आयन ज्यादा जाएंगे कि कम जाएंगे, ज्यादा जाएंगे। आयन ज्यादा जाएंगे तो प्रतिरोध ज्यादा हुआ कि कम हुआ, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आयन ज्यादा जा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये प्लेट का एरिया ज्यादा है तो ज्यादा आयनित होगा, अंदर आयनित ही ना होता है, हमने पढ़ा था ना, जैसे जिंक है तो जिंक अंदर जाके क्या बनाता है, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रॉड पर, ये जिंक क्या है, ये रॉड पर है, और ये कहाँ आ जाता है, विलयन में आ जाता है। बहुत गर्मी लग रही है यार। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो विद्युत अपघट्य था, विद्युत अपघट्य में जो डूबा हुआ भाग है, अगर ये डूबा हुआ भाग ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। सांद्रता की बात करो, अगर विलयन ज्यादा सांद्र होगा तो आयनों को चलने में कठिनाई आएगी कि सरलता होगी, कठिनाई आएगी। विलयन अगर तन होगा तो उसमें आयन आसानी चले, जैसे पानी हो और शक्कर हो, नहीं 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 शहद हो, शहद थोड़ा महंगी पड़ जाती है वैसे, मान लो पानी और शहद है, तो अगर हमें अपना हाथ डाल के घुमाना है उसमें, तो किसमें हमारा हाथ आसानी से घूम पाएगा, पानी में। इसीलिए जो भी रिएक्शन कराई जाती हैं वो तनु विलयन पर कराई जाती हैं। और एक और है विद्युत अपघट्य का इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी, तो इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी ज्यादा होगी तो क्या होगा, दूरी ज्यादा होगी तो यहाँ से आयन को यहाँ आने में समय लगेगा। मैंने बताया ना, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो जाहिर सी बात है इधर से इधर भी आ रहा होगा, तब ना परिपथ पूरा होगा तो करंट बहेगा। अब क्या इस पंखे में एक तार लगा दोगे करंट चलेगा, बोले सर एक अर्थिंग दिए हैं बहुत ज्यादा अर्थिंग चाहिए उसके लिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो जब इधर से इधर जाएगा तो अगर दूरी कम है, पास पास है दोनों, तो जल्दी चला जाएगा, जल्दी चला जाएगा, यानी प्रतिरोध क्या था, कम था, खट्ट से। अब जैसे मुझे मेन रोड में पहुंचना है तो मैं खट्टे से पहुंच गया, अब जो एकदम अंदर बंतड़े में हो तो वहां से यहाँ आने में क्या लगेगा तुमको, बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारे गाँव में जो रोड है वो नहीं बनाई जाती है। सरपंच के पास जाओ, बोल देंगे नहीं वो हमारे कोटा में नहीं आता, विधायक के पास जो नहीं वो हमारे कोटा में नहीं आता, तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत हो गया, प्रधानमंत्री के पास जा नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा है ना। वो यूट्यूब में मोटिवेशन है, बस अच्छा लगता है कि अगर सिस्टम नहीं है तो जाओ अधिकारी बन के सिस्टम ही बदल दो, अधिकारी बदलने में अपना सिस्टम बदल जाता है। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, अगर दूरी कम होगी तो प्रतिरोध है ना, मैं इसीलिए ऊपर किया, दूरी कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा,
तो 3 फैक्टर हमने देख लिया। फैक्टर नंबर 1, डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, जितना ज्यादा डूबेगा उतना ज्यादा आयन बनाएगा, जितना ज्यादा आयन बनाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा उतना बढ़िया करंट चलेगा, जितना बढ़िया करंट चलेगा उतने प्रतिरोध कम होगा। ये पहला फैक्टर था, डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल। फैक्टर नंबर 2 गाइस, ठीक है, वो बोलता है कि दूरी कितना है। तो दूरी कितनी है दोनों के बीच? अगर दूरी कम है, अगर दूरी कम है तो आयन जल्दी से चला जाएगा, तो जब जल्दी से चला जाएगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा। फैक्टर नंबर 3 क्या आएगा? आएगा इसका कंसंट्रेशन, सांद्रण। विद्युत अपघट्य अगर तनु है तो आयन को चलने में सरलता होगी, और अगर विद्युत अपघट्य सांद्र है तो आयन को चलने में दिक्कत आएगी। चौथा फैक्टर आता है टेम्परेचर का। अगर हम इसको गर्म कर दें तो गर्म करने पर क्या होगी? आयन दूर भागेंगे, है ना। पानी गर्म करते हैं तो आयन चलने लगते हैं कि नहीं? हम जो ताप ऊर्जा देते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे आयन गति करने लगते हैं और आयन दूर भागना चाहते हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो फैल जाती है। फैलती इसलिए क्योंकि गर्म होने पर उनके बीच का अंतराण्विक बल कम होता है, जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, वो कम होता है। जैसे गैस के अणुओं को गर्म करते हैं तो फैलती है, क्यों? क्योंकि अणुओं के बीच अणुओं को मिल जाती है ऊर्जा, ऊर्जा मिल जाती है तो बगल वाले से आकर्षित नहीं बोलते हैं हम क्या है तुम्हारे एरिया में रहे, हम अपना एरिया खुद बनाएंगे, शाही खून है हम ऐसे टाइप के, तो भागने लगते हैं। जब इसको गर्म कर देते हैं, हीट देते हैं, तो इसके आयन भागने लगते हैं। आयन भागने लगे तो आयन को भगाना ही था, आयन जितना बढ़िया भागेगा प्रतिरोध उतना कम होगा, ठीक है। तो टोटल कितने फैक्टर? 4 फैक्टर, 4 ही हैं, और है कोई नहीं है। तो पहला फैक्टर हमने क्या बोल दिया? बुक के अनुसार सांद्रता थी, है ना। सांद्रता ज्यादा तो आर ज्यादा, है ना। सांद्रता कम तो आर कम। दूसरा पॉइंट हमने क्या देख लिया? डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो आर का मान कम होगा। तीसरा हमने देख लिया दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आर का मान ज्यादा होगा, है ना। भाई दूरी ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा, जाने में समय ज्यादा, रुकावट ज्यादा, ठीक। ये सब रियल लाइफ से समझा करो। चौथा क्या? टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा, प्रतिरोध कम, बस। कोई दिक्कत? आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक हमने पढ़ ही लिया था। फिर यहाँ पे आते हैं 2 इंपॉर्टेंट नोट। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का तुम्हारा नॉर्मल नॉर्मल सा हो गया है कंप्लीट, हो गया ना। चलो बढ़िया है, सब बढ़िया है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आता है एक इंपॉर्टेंट नोट, जिसकी मदद से एक न्यूमेरिकल 2 बुकों में अलग अलग आंसर में दिया हुआ है। अब एक ही न्यूमेरिकल है और अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर है। इसका मतलब क्या है कि किसी का सही होगा, किसी का गलत, है ना। दोनों में गलत यही तो मैं देखा कि मैं बोला वाह, दोनों में गलत लगाया था। खास तौर पर ये जो परीक्षा नहीं, जो सैंपल पेपर वगैरह आते करते हैं, इनमें बहुत गलती रहती करती है, ठीक। हाँ, वो प्रश्न बैंक वगैरह उनमें गलती रहती करती है। वो पता नहीं क्यों गलत कर दिए थे। गलती ये थी कि माइनस नहीं किए थे। देखो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर हम सेल को धारा दें, सेल को धारा देने पर, और है अगला सेल से धारा लेने पर। सेल से धारा की जगह ऊर्जा भी लगा सकते हो, सेल से धारा लेने पर और सेल को धारा देने पर। हमें टर्मिनल वोल्टेज की बात करनी। देखो वोल्टेज जो होता है वो डिपेंड करता है करंट कैसा है। धीरे धीरे हम करंट निकालते जाते हैं तो वोल्टेज क्या होते जाता है? डाउन होते जाता है, सेल क्या हो जाता है? 0। और वोल्टेज और करंट को परेशान करने वाला कौन होता है? प्रतिरोध। अभी हमने देखा कि जो सेल है उसको अगर किसी परिपथ में जोड़े हैं तो परिपथ में जो प्रतिरोध है वो तो अलग ही है, इस सेल के अंदर एक प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसका संकेत अभी तक नहीं बताया आपको। सेल के साथ ऐसे लिखा जाता है श्रेणी क्रम में, जैसी सेल है ना इसके साथ ऐसे लिखा जाता करता है, ठीक है, उसके साथ लिखा जाता है ऐसा। तो अगर हम धारा दे रहे हैं तो इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का अगर हम देखें तो ये V कहलाता है, और अगर अंदर की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? E, है ना। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा वो था ये V = E - IR। इसको तो तुम जान ही रहे हो कि अगर सेल से हम करंट ले रहे हैं, सेल क्या है? सेल है क्या? सेल ऊर्जा का स्रोत है, सेल हमें करंट दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम सेल से ऊर्जा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी जो ये वाली वोल्टता थी यानी ईएमएफ का मान धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम। ईएमएफ का मान जितना कम हो रहा है वही कहलाता है टर्मिनल वोल्टता, ठीक है। जैसे मान लो 12 वोल्ट था, इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया और इसके आंतरिक जो था वो 1 ओम का था, तो इसका 12 वोल्ट में कितने वोल्ट घटेगा? 2 वोल्ट। तो 12 वोल्ट में 2 वोल्ट घटेगा तो कितना आ जाएगा?
10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट क्या हो गई, टर्मिनल वोल्ट था। जब हम करंट लेंगे तो इससे करंट क्या हो जाएगा, माइनस। और जब हम सेल को धारा देंगे, ये सेल को धारा देने का मतलब क्या कर रहे हैं, हम इसे चार्ज करेंगे। न्यूमेरिकल जो है उसमें यही लिखा है। जब किसी बैटरी या स्रोत ऐसे कुछ लिखा हुआ है, किसी स्रोत द्वारा उसे चार्ज किया जाता है। मुझे बुलाए क्या, नहीं बुलाए? उसमें यही लिखा हुआ है कि जब किसी स्रोत द्वारा बैटरी को चार्ज किया जाता है, तो जब चार्ज करेंगे तो वहां ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, वहां कौन सा लगेगा, V = E+IR। ठीक है, आप इन्हें हलवा समझ रहे होंगे, हो सकता है अगले साल यही आ जाए ऑब्जेक्टिव में। तुमको क्या लगता है, जैसा क्वार्टरली में आया था उस तरह ऑब्जेक्टिव आता है? किसी विलाल की किताब खोलेंगे, अभ्यास प्रश्नावली में 4 ऑब्जेक्टिव उठा के लिख देंगे, वहां पाठ के 20 से खगाल के ऑब्जेक्टिव देता है। ठीक करते हैं, और भयानक देना चाहिए। अब इसी साल आया था, वायु में रखे एकांक आवेश से गुजरने वाले फ्लक्स का मान बताइए। वो न्यूमेरिकल है। अच्छा बताओ जरा कितना होता है? 1 पॉइंट प्लस की माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है, -12 ऊपर गया था, +12। ऐसी अपने को पढ़ाई चाहिए। ठीक है, मैं भी इंस्टाग्राम में देखा था। नहीं हो गया, करे ठीक। तुम समझ गए थे क्या कि मैं नोटिस कर लिया? हाँ ठीक है, चलो अब आता है सेलों का संयोजन। ठीक है, ऐसी एक साल लड़की आती थी, वो वोट डाली थी, तो उसका हाथ देखा तो एकदम यहीं पे ऐसे साइन था। अब वो लुकाई आती, लेकिन मुझे दिख ही जाता है, पता नहीं कैसे। वो वोट डाली थी, सोचो 12वीं में थी, 18 कंप्लीट थी। बहुत शॉकिंग न्यूज होती है अगर कोई 12वीं में 18 कंप्लीट रहे, जैसे तुम ही लोग हो 2-3 लोग, पता नहीं कैसे। एक तो ये 16 साल का है, अभी भी नहीं है 16, 15 का है। सबको दीदी बोला करो। तो वो तो नहीं होगा। बताओ, अभी 15 का है, उसको बहुत फायदा है। ये भी उतन का है, उसका चलो मैच भी हो जाता है। नहीं, तुम लोग बहुत फायदे में आओ। तुम लोग सोचो अभी तुम 12th में हो, 15 के नहीं पूजे हो, है ना? हाँ। पूज जाओगे। आप लोग को ना पता हो शायद, पूज जाओगे क्या होता है। तो पूज जाओगे का मतलब होता है पूरा हो जाना। ठीक, हमारे यहाँ पूज जाओगे को नहीं हो सकता है, ना जाने बाहर वाले लड़के पूज जाओगे क्या होता है। तो 15 मान लो तुम पूज गए, है ना? अभी अगर तुम 6 साल जोड़ोगे तब तुम 21 के होगे, मतलब 12वीं के बाद तुम्हारे पास 6 साल हैं। अभी तुम सरकारी नौकरी के दायरे में ही नहीं आए, अभी तुम्हारा फॉर्म ही नहीं भरे रहेगा 6 साल। इस बंदे को फॉर्म भरने के लिए अभी 6 साल लगेंगे। यहाँ जिनका 18 पूछ गया, उनको बस तीसरे साल फॉर्म आ भरना है। तीसरे साल से घर वाले कहने लगेंगे, एक फॉर्म आवा है भर दे, ओकर फॉर्म आवा है भर दे। इसके घर वाले कह ही नहीं सकते, फॉर्म है ना भर देगा। बहुत फायदे में हो, 6 साल रगड़ के एक ही पेपर की तैयारी करना, फिर अगर वो नहीं निकलेगा तो ये ना सोचना कि दुनिया में कुछ नहीं निकलेगा। पेपर बहुत सरल आते हैं आजकल, इसीलिए तो मैं फॉर्म नहीं भरता, कहीं पास हो गया तो। सेलों का संयोजन, तो सेलों का संयोजन कैसे करेंगे? बहुत भयानक मेरा वाष्पीकरण हो रहा है। सेलों का संयोजन भी कितने प्रकार से होता है दोस्तों? 2 प्रकार से। कितने? 2 प्रकार से होता है। इसमें 3 है, एक मैंने हटा दिया होगा अपनी बुक से। एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। क्या हुआ? एक होता है मिश्रित क्रम संयोजन। एक कौन सा होता है? मिश्रित क्रम संयोजन। वो आपकी शायद एनसीईआरटी में दिया है। बताओ, लड़कियों को बाल उड़ के यहाँ जाके चपका है। इतना कमजोर बाल है। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन हमें पढ़ना है। ये थोड़ा सा अजीब टॉपिक है, अभी तक आया नहीं है, तो सबसे पहला 2 ही दिया है। हाँ ठीक है, चलो बुक लियो क्या तुम लोग। श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग पढ़ने वाले हैं। परिभाषा तो सबको पता है श्रेणी क्रम संयोजन की, पता है ना? श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है सेलों में एक प्लेट को अगले के पहली प्लेट से जोड़ा जाता करता है। तो हमें परिभाषा से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक चीज कॉमन रहेगी जो पहले हम अलग रखते थे। जो हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे उसमें हम प्रत्येक प्रतिरोध को R1, R2, R3 बोलते थे ना। यहाँ ऐसा नहीं बोलता है, यहाँ सबको सेम पोटेंशियल का मान लेता है, यानी सबका EMF E मान लेता है। जो बोल रहा हूं समझ रहे हो? और सबका प्रतिरोध भी R मान लेता है। ठीक है, कहाँ है?
हाँ ये रहा। यहां पर एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, सबका प्रतिरोध भी सेम रहेगा और सबका विद्युत वाहक बल भी सेम रहेगा। जबकि हम प्रतिरोध वाला लगाते थे तो R1 R2 R3 लेते थे, कैपेसिटेंस वाला लगाते थे C1 C2 C3 लेते थे। यहाँ पर सबका ईएमएफ सेम रहेगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध भी सेम रहेगा। कोई दिक्कत? ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। यहाँ पे 3 तो नहीं जोड़ते हैं, n जोड़ते हैं, अनंत। अनंत नहीं कहना चाहिए, निश्चित संख्या, वो क्वेश्चन में दिया रहता करता है। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ते हैं तो मैंने बताया था अभी ये सेल का ये संकेत होता है, ये पहला हो गया है ना, फिर ये दूसरा हो गया, ठीक है, फिर ये 2 ही लेते हैं हम लोग, चलो हम लोग गरीब आदमी, फिर इसको डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये तो कितने हमने जोड़ दिए, कितने जोड़ दिए? 3 नहीं जोड़े हैं, n जोड़ दिए, ठीक है। और प्रत्येक का e जो होगा वो कितना होगा, e जो होगा वो सबका e ही होगा, ठीक। ये भी E होगा, ये भी E होगा, ये भी E होगा, और सबका प्रतिरोध हमने मान लिया स्मॉल r। और ये कौन सा प्रतिरोध है? आंतरिक प्रतिरोध है। परिपथ का मेन प्रतिरोध तो सबके लिए R ही रहेगा। अब इसमें जब धारा बहेगी तो एक बाह्य प्रतिरोध भी बनाया है मैंने, हाँ बाह्य प्रतिरोध बनाया है कैपिटल R, और एक कुंजी भी बना दी है, ठीक। तो यहाँ पर ये बन गया बाह्य प्रतिरोध, मेरी राहें, हाँ ये है बाह्य प्रतिरोध। और इसमें प्रवाहित धारा ये रही, प्रवाहित धारा इधर ही होगी ना, कैसे पता? ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाले से करंट बहता है, और असल में प्लस वाले में करंट नहीं बहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन आप प्लस वाले की ओर आते हैं, है ना, माइनस का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस इतना सा, यहाँ बटन वटन लगाए उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बल्ब ना लगा देना, बल्ब भी लगाओगे सही है, क्योंकि बल्ब के अंदर भी क्या है? प्रतिरोध, वरना जुड़ा तो वो भी फिलामेंट ही है, तार ही है एक प्रकार से, तो जब तार ही जुड़ा है तो उस फिलामेंट में ज्यादा प्रतिरोध होता है, जिसके कारण वो ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। अब हमें ये सर्किट में एक बात बार बार बोल रहा हूं, ध्यान में रखना है कि पहले हम क्या करते थे, R1 R2 R3 C1 C2 C3 करते थे, यहां ऐसा नहीं करना है। मजाक लग रहा होगा तो अगले टेस्ट में जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो ध्यान देना, तुम इसको सीधे लिखोगे, माना E1 E2 E3 विद्युत वाहक बल के 3 संधारित्र नहीं है, सेल हैं, हो जाता है जब आदमी क्या है, सिद्धांत पढ़ के आता है, ओ ये संयोजन है, इसको क्या रिवीजन करना है, होता है ना, ये तो बन जाएगा। जैसे एक बार टेस्ट लिया था पिछले साल, तो आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक वाला जो है, इसको लड़कियां जो थी वो रिवीजन करके नहीं आई, सोची बन जाता है, इसमें क्या है इधर उधर करना। पहला 9 का सूत्र ही नहीं याद आया कि कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब बोलती है सर नीचे का सब याद है, ऊपर वाला बता दीजिए, थोड़ा गाड़ी धक्का प्लेट हो गई है बैटरी नहीं है ना, कंडेंसर लगाना पड़ेगा। तो ये हमने देख लिया। अब इसमें हमें फार्मूला वही वाला लगाना है जो अभी बता रहे थे, लेकिन इसमें 2 बार हमें चेक करना होगा। पहली बात ये देखो कि जो टर्मिनल वोल्टता होगी, है ना, टर्मिनल वोल्टता V, या फिर विभवांतर, विभवांतर सब में अलग अलग होगा कि सेम सेम होगा? अलग अलग होगा। यहाँ सबका सेम माने हैं यार, ई यहाँ विभवांतर को मारो गोली, ठीक है, इन्हीं के कारण धारा बह रही है। तो इसमें सबके लिए क्या है, इस तरह है। अब श्रेणी क्रम में विभवांतर को जोड़ा जाता है कि कॉमन रहता है? श्रेणी क्रम में विभवांतर जोड़ा जाता है कि कॉमन रहता है? बेसिक क्वेश्चन, जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में कॉमन रहता है, समांतर क्रम में ऊपर नीचे ऐसे बढ़ते रहते हैं, उन सब के लिए ई ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे कुल विद्युत वाहक बल क्या आएगा, जुड़ जाएगा जितनी बार होगा। ये nth सेल है ना, nth है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा, Ne। ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, जब n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, Ne होगा, समझे? ऐसे लिख देगा, मान लो इसका 5 वोल्ट दे दिया, 5 वोल्ट ईएमएफ के 5 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, 25 आ जाएगा। तो याद रखना पड़ेगा। अब इसमें जो प्रतिरोध होते हैं वो 2 ठो है ना, लेकिन सबसे पहले हम कौन सा प्रतिरोध देखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ लिखेंगे हम कुल आंतरिक प्रतिरोध, पंडित का क्या हुआ, कुल आंतरिक प्रतिरोध। कुल आंतरिक प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों कैसे जोड़ते हैं, R प्लस R डॉट 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 डॉट, कितनी बार है, n बार। तो n बार किसी चीज को जोड़ोगे तो NR नहीं हो जाएगा, बस। ये तो आंतरिक प्रतिरोध का टोटल आया। लेकिन हमने बताया कि ये सेल वाले टॉपिक में हम एक पहला लाइन का फार्मूला रट के रखते हैं, वो है कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अरे उतने में टिक रहा है,
तो चुपचाप हमें वही फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं चूंकि कुल धारा बराबर क्या होता है, कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध में दोनों प्रतिरोध आ जाते हैं, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल क्या है, एन ई, है ना, एन ई अपॉन कुल प्रतिरोध, तो एक कैपिटल आर प्लस एन आर, ये लो आंसर आ गया। तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़े तो हमें सभी आउटपुट याद रखना है, ये भी एक आंसर ही है, ये भी एक आंसर ही है, और ये भी एक आंसर ही है। तो यहाँ हमने कुल विद्युत वाहक बल के लिए देख लिया, एन ई हो जाएगा, एक बार जोड़ना हो तो देख लो, ई प्लस ई डॉट 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 कितना आ जाएगा, एन ई आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक आंसर ही है, ये भी एक आंसर ही है, और ये तो खैर मेन आंसर है। ठीक, जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो धारा पूछेगा तो ये कर देंगे, आंतरिक प्रतिरोध पूछेगा तो ये कर देंगे, कोई दिक्कत। ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, जो कि इजी था कि नहीं। समांतर क्रम संयोजन लगभग यही आता है, इसका एन इसमें लग जाता है ना, इसका एन इसमें, बाकी सब ठीक बस चल रहा है। पंखा तो नहीं बंद कर दिया चुप्पे से। समांतर क्रम, आज भी किसी का मैसेज आया था कि आज लाइट वाइट नहीं रहेगी, नहीं आया है, आज किसी का नहीं आया मैसेज। चलो, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसमें हमें क्या करना होगा, ऐसे ऐसे जोड़ना होगा, एक ऐसे रहेगा, है ना, एक ऐसे रहेगा डॉट 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 डॉट, ये एनवा है, ये कौन सा है, एनवा, एक यहाँ पर करंट, प्रतिरोध, और यहाँ पर प्रतिरोध, है ना। फिर इनको हम क्या कर लेंगे, कॉमन तार से जोड़ लेंगे। ये कौन है, कौन है, अरे हम ही सर हैं, लड़िकवा दिखते हैं तो क्या क्या यार, जो आता है सर नहीं मानता मेरे, आ जाओ आ जाओ, हमें भी पढ़ाना है था। कौन सी क्लास के हो, 9th का बैच शाम को 4 बजे रहता है, कौन सी स्कूल से हो, राम मिलन स्कूल, राम नहीं, राम नहीं, तो आ जाओगे तुम, कहाँ से हो, ये वाली दीदी के, तो ये आ जाती तब तो तुम भी आ जाओगे। हाँ, कुमकुम के भाई हो क्या तुम, हाँ ठीक है, फिर नहीं मैं सोचा उधर एक ही हो तो कहीं वही ना, स्कूल वही है। तो शाम को 4 बजे रहता है, बहुत लेट कर दिए तुम, कब से आओगे, कल से आओगे, आज क्यों नहीं, बोल दो आज तो पूछने आए हम, क्या दोबारा आएंगे। चलो ठीक है, आज से आ जाते, आज से नया टॉपिक शुरू होगा, आज से आज बार नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है, शाम को 4 बजे रहती है। चलो ठीक है, मैं ही सर हूँ, ठीक है। उसको बेचारे को भरोसा न हो रहा होगा, सर लोग तो थोड़ा स्टाइलिश रहते हैं, पेन उन खोसे रहते हैं, सरकारी टाइप का, वो बिना जेब के, टी शर्ट में माइक लगा लेता हूँ मैं इतना अजीब आदमी। वो यही सोचा होगा कि मास्टर कहाँ, ये वो काला क्या कहें। बहुत गर्मी लगती है यार, आप लोग सोचते होंगे गुड्डा मैं किस लिए रखा हूँ, वेरी सॉफ्टी, तो मैं कौन सा साफ हूँ, कल वहां आया तक नहीं हूँ। ऐसी थोड़ी 800 का सेंट बर्बाद हो जाता है, इसे वीडियो में कट कर देना। चलो, नहाना वहाना सब गरीबों का काम है, मुझे बस इतना ही अमीर बनना था कि मुझे जिंदगी में नहाना ना पड़े। पता नहीं क्यों, मैं जब तक खुद को सूंघ के अधमरा नहीं हो जाता तब तक मेरा मन नहीं कहता कि नहा लूं, फील नहीं आता ना वो। ये प्लस 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 है, उधर माइनस 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 है, इन सब का ई ई ई कितना है, फटाफट हम इसको खत्म करते हैं, ये ई होगा, ये ई होगा, ये भी ई होगा, और ये कैपिटल आर होगा, ठीक है। लगता है मैंने कलर बदल दिया, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, मेरे को नहीं ले जाते हैं, इधर साइड क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक।
हमें सब में यही 3 पॉइंट लिखना है, ठीक। तो तुम इसको लिखोगे कैसे, अगर शुरू में इंट्रो देना है, इंट्रो वगैरह रटा नहीं जाते, तो सब बना के लिखा जाता है, वो मास्टर मेरी बात मानो चेक भी नहीं करते, ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक। बस तुम्हें इंट्रो, लाइट आ गई, इंट्रो में तुम्हें ये लिखना है कि माना ई विद्युत वाहक बल एवं आर आंतरिक प्रतिरोध के एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा परिपथ में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, इस परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है। बस ये तुम रट रहे हो, ये किसी के बताए में भी मत ध्यान दो, हाँ इसी से रिलेटेड लिखो, ये नहीं कि कुंडली की स्थिति ऊर्जा यहाँ ई है, ये सब मत लिखना, टॉपिक में रहो, ठीक है। अब अगर पूछा गया है कि बायो सेवर्ट का सदिश रूप लिखो, तो वहां बायो सेवर्ट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, मैं बस बता रहा हूं, गुस्सा होने वाली बात है। इसमें भी सेम चीजें लगाएंगे, कुल विद्युत वाहक बल, तो हम जानते हैं कि कुल विद्युत वाहक बल इसका क्या आएगा, दरबार नहीं, इसका कुल विद्युत वाहक बल कितना आएगा, केवल ई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता करता है, वोल्टेज सब में सेम रहता है। क्यों, इसका कोई कारण पूछ ले तो, मान लो 2 नंबर के ही क्वेश्चन आ गया कि समांतर क्रम में प्रत्येक सेल या फिर प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होता है, क्यों। तो बोलोगे जब किसी भी युक्ति को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र या फिर किसी भी चीज के लिए प्रत्येक संधारित्र में परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी समान होती है ना। अब ये भी परिपथ में इस पॉइंट से इसी पॉइंट तक है, ये भी परिपथ में इस पॉइंट से इसी पॉइंट तक है, तो बस यही बोलना है कि परिपथ में दूरी क्या रहती है, समान रहती है, इसलिए सब में विभव भी क्या रहता है, अलग। अब जैसे यहाँ पर देखो, मान लो इसकी दूरी, यहाँ से अगर तुम ध्यान दो, यहाँ से इसकी दूरी देखो और यहाँ से इसकी दूरी देखो, फिर यहाँ से इसकी दूरी देखो, है ना, तो तीनों की दूरी क्या है, अलग अलग। लेकिन तुम यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी दूरी देखो, बोलते सर तार इधर गया है, सर तार उधर गया है, वो कनेक्शन करते हैं कैसे कुन्नादार तार लगता है, नहीं लगता, वो बराबर तार रहता करता है। तो तीनों की दूरी एक प्रकार से क्या है, समान। तो फंस गए हैं, लेकिन बात का घुमाए के प्रूव करल लागे, फंस तक गए हैं, होता है। अब आता है कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ पे टेक्निकल चीज है, यहाँ पर टेक्निकल चीज है, कुल आंतरिक प्रतिरोध। देखो कुल आंतरिक प्रतिरोध लगाने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि यहाँ प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन। और जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/, में जोड़ते हैं, तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए इसे 1/r' बोल देंगे, ये आ जाएगा 1/r + 1/r + 1/r। हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन हो गया, तो 1/r' इक्वल टू क्या आ जाएगा, n/r। ये तो बेसिक सी चीज है, तो r' इक्वल टू क्या आ जाएगा, r/n। आ गया कि नहीं। तो ये वाला nr हो गया था और ये वाला क्या हो गया, r/n। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन क्या है कुछ ज्यादा ही छोटा हो जाता है आंसर। फिर वही फार्मूला, कुल धारा बराबर क्या होता है, कुल ईएमएफ बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल धारा वही आई इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल क्या है, ई अपॉन कुल प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R प्लस R/n है। अब इसमें और इसमें दिक्कत क्या आ गई, इसमें गुणा में था, इसमें बटे में आ गया। हम जानते हैं बटे होता है तो हम दोनों तरफ क्या कर देते, गुणा, इधर भी गुणा कर दे इधर भी गुणा कर दो, स्वाहा हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, NE अपॉन, नहीं दिख रहा है, इसका उधर गुणा NE अपॉन NR प्लस R। ये लो आंसर आ गया, सेम टू सेम है, बस एक चीज का अंतर है, एन इधर खिसक गया, वो मैं पहले ही बताया था तुम्हें। बोल दो कि सर यहाँ दूसरी तरह, यहाँ दूसरी तरह, अरे कैसे भी बना दो, लेकिन ये ज्यादा सही माना जाता है। बस ये था सेलों का संयोजन। सेलों के संयोजन में हमें 3 चीजें प्राप्त होती हैं, कुल विद्युत वाहक बल, कुल प्रतिरोध और कुल धारा। एक लाइन में गायब करके डायरेक्ट लगा दिया हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है, कुल प्रतिरोध वाली, है ना, क्योंकि जगह नहीं पूछ रही थी। कुल प्रतिरोध लिखते तो बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध तो बन जाता, कोई दिक्कत यहाँ, बहुत इजी टॉपिक है, एक बार बुक में भी अपने देख लो तो थोड़ा फील आ जाए तुम लोगों को। सोना सोना लम्हा लम्हा बुक, जैसे अगर कोई वीडियो देख रहा है, ए वीडियो में वॉच टाइम बढ़िया आ रहा है, लोग आधा घंटा देख रहे हैं, वाह, मेरे को तो विश्वास नहीं होता। जिसको देखना है ये बुक देख सकता है, ठीक, ये बुक खरीद सकता है पढ़ने के लिए और इसको पढ़ोगे ना, एक एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तुम्हें विश्वास नहीं होता, मैं अभी दिखा देता हूँ। ये जैसे देखो, यहाँ पे मिसप्रिंट, यहाँ पे ये रुक जाओ, मिसप्रिंट हो गया,
ये देखो यहाँ पर मैंने पॉइंट बना दिए, प्लांक प्लांक इस तरह आते हैं। फोटोन की दो विशेषताएं आया था, ये देखो निरोधी विभव हो गया, ये देहली आवृत हो गया, प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रेक्षण आए थे इस साल। इससे एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नाम बदल देंगे। नियम प्रेक्षण आए थे उसके, सब कुछ आता है इससे। जो इसको पढ़ लिया उसके एमपी बोर्ड में 95 आना तय है। 4 नंबर के न्यूमेरिकल गलत हो जाता है ना, इसलिए। चलिए इसके बाद बुक में देख लो डेफिनेशन क्या दिया है फटाक से। इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या दिया है डेफिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन नहीं, उसी की बुक में देख लो ना, तुम्हीं को बोल रहा हूं। पे ना देख रहे थे इधर साइड, ऐसे कौन पेन खाता है हैं? तुम फंसिन काहे जाते हो, तुम रोज एक राउंड फंस जाते हो, ऐसी हरकतें रहती तुम। जब मैं देखता हूं तो तुम विलीन रहते हो एकदम। एक तो इसमें 11वीं वाले हो परेशान किया है। कल सकल ही बताए 11वीं वाले, वो नहीं आया था ना, तो उसके बारे में कल सब बताए, तब मैं जाना। मेरे को शक था, वो लोग यकीन में बदल दिए, वही सगले जल रहे थे उससे। बोले सर हम लोग तो गोरे भी हैं, फिर भी वो खैर अब क्या ही कहें। नियम और किरचॉफ के नियम को मैं इस वीडियो से कट करके अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ज्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो ज्यादा ठीक रहेगा। यहां तक मिटा दूं, किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो तुमने क्या क्या पढ़ लिया सेलों में? सबसे पहले तुमने पढ़ लिया सेल का आंतरिक प्रतिरोध है क्या, फिर तुमने ये पढ़ा सेल के आंतरिक प्रतिरोध से दिक्कत क्या आ रही थी। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण ही सेल का विद्युत वाहक बल कम हो जाता था, और विद्युत वाहक बल कम हो जाता है तो क्या कहला जाता है, टर्मिनल वोल्टता। फिर हमने देखा विद्युत वाहक बल यहाँ कम भी हो सकता है, टर्मिनल वोल्टता यहाँ कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। कम होने का मतलब क्या हुआ कि हम सेल से धारा ले रहे हैं, और अगर टर्मिनल वोल्टता बढ़ रही इसका मतलब क्या हुआ, सेल को धारा दे रहे हैं, यानी सेल को चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, बैटरी जैसे चार्ज होती है ना घर में। आंखों में तेरा ही चेहरा, अरे नहीं गाऊंगा, टेंशन मत। रुक जा यार, मेरी आंखों में कार्बन पोलेराइड घुस गया। अब आता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम बहुत सरल है और पेपर में कई साल आया हुआ है। इसको एनसीईआरटी में किरचॉफ है, हो गया, काटूंगा ही नहीं इसको। किरचॉफ का नियम क्या होता है? देखो किरचॉफ वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने असल में 2 नियम दिए, जिसमें से पहला नियम भी लल्लू लाल है, दूसरा नियम भी लल्लू लाल है। दूसरा नियम लल्लू लाल है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा लल्लू लाल नहीं, ठीक है, पढ़ोगे तो सब लल्लू लाल लगेगा। 2 नियम थे और दोनों नियम को हम पहले एक ऑब्जेक्टिव रख लेते हैं, जो पहला नियम है और दूसरा नियम। पहला नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अरे यार, दूसरा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम के। मैं इसको याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। आवेश जो है वो हम पहले पार्ट में पढ़े थे, ठीक है, तो पहले पार्ट में पढ़े थे, इसलिए प्रथम नियम किस पर आधारित है? पहले पार्ट है, यानी आवेश संरक्षण के नियम पर। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि ऊर्जा संरक्षण दूसरे पार्ट में पढ़े थे, उसको बस याद रखना कि एक आवेश संरक्षण पर होता है, एक ऊर्जा संरक्षण। अब क्या द्रव्यमान संरक्षण पर लागू होगा? नहीं होगा ना, 2 से तीसरा हम संरक्षण पढ़े नहीं है। अब यह मृदा संरक्षण तो लगेगा नहीं, सोशल साइंस नहीं है तो ये बात तुम पहले याद कर लो कि आवेश संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। पहला नियम इन्होंने बताया क्या, गजब का नियम बताया, बहुत, मतलब कभी कभी मैं भी सोचता हूं फिर तो मैं भी साइंटिस्ट हूं। ये नियम ऐसा है कि अगर तुम मुझे 500 रुपए दिए और तुम मुझे 600 रुपए दिए तो मेरे पास 1100 रुपए हो जाएंगे। ये इनका नियम था, बहुत सरल नियम है इनका। ये है ठाकुर मानवेंद्र दास का नियम। भाई तुम मुझे 500 रुपए दिए, तुम मुझे 600 रुपए दिए, तो मेरे पास कितने रुपए हो गए? 1100 रुपए। तो 1100 रुपए मेरे पास हो गए ना, क्या चले? 1100 रुपए में क्या खा लोगे? अभी हम लोग उस दिन रेस्टोरेंट गए थे, उसमें 2000 का बिल फट गया, देख रहा था खाए क्या है यार, पेट तो भर गया है, बड़ा फालतू टाइप का था। तो किरचॉफ का नियम जो है सिर्फ इतना सा बता रहा है कि कितना करंट आ रहा है एंड कितना करंट जा रहा है ना। कमिंग करंट इज इक्वल टू गोइंग करंट। वाह 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 वाह, लाइक गुड हो गया, बहुत इजी है। अगर हम प्रथम नियम की बात करें दोस्तों, पेपर में अगर आता है तो एक ही नियम लिखा करो। अब देखो, अब पेपर में आ गया किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, अब हाँ होशियारी में दूसरा नियम भी लिख के आएंगे, फिर बोलेंगे हमको एक्स्ट्रा नंबर दो।
ये क्या होता है? जो पूछा है वो ही लिखना चाहिए। क्या प्रथम नियम में आपको द्वितीय नियम का नंबर देगा? नहीं देगा, नहीं देगा, वो आपका साला नहीं लगता है जो नंबर देगा। प्रथम नियम ये बोलता करता है कि जैसे मान लो कोई संधि है, यहाँ पे क्या होता है 3 और 3 वायर होने चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर किसी पॉइंट पर 2 तार हैं तो उसे संधि नहीं कहा जाता। अगर किसी पॉइंट पर 2 तार हैं तो उसे संधि नहीं कहा जा सकता, उसे हम टर्निंग पॉइंट भी तो कह सकते हैं। ये कोई संधि नहीं है। संधि बनने के लिए वहां पे मिनिमम कितने होने चाहिए? 3 तार होने चाहिए, ठीक है, 3 तार होने चाहिए, तब हम उसे क्या कह देंगे? संधि। जैसे ये क्या संधि है? ये संधि नहीं है। और अगर मैं ऐसे बोल दूं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पर कितने तार हैं? 3, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये संधि है। संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ज्वाइंट। अरे घुटना है क्या कि ज्वाइंट वो है? जंक्शन। मैं पता है जंक्शन कहां से याद किया? पीएन संधि डायोड से। उसको पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं ना। हाँ, तो जंक्शन कहते हैं इसे दोस्तों। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले शायद देख रहे हो। अरे मेरे यहाँ के एक तो लड़का देखता है। स्कूल वाला मैटर सुलझ गया? कल भी लड़ाई हुई थी? कल भी हुई थी? कुछ नहीं हुआ? प्रिंसिपल को धमकी दे दिया, तुम बोलते कुछ नहीं हुआ? कल नहीं हुआ? हाँ ठीक है फिर। चलो चलो, तो संधि पर, संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मिनिमम वहां कितने तार होने चाहिए? 3 तार। अब इसका मतलब क्या होता है? इनका नियम ये बोलता है कि 3 या 3 से ज्यादा तार हों तो उसे हम संधि कहेंगे। और किसी संधि पर, किसी संधि पर जितनी धारा आएगी, है ना, वो जाने वाली धारा के बराबर होगी। कैसे? हमने जैसे बोला कि मान लो ये आ रहा है 2 एम्पियर और ये आ रहा है मान लो 6 एम्पियर, तो इस तार से निश्चित रूप से कितने एम्पियर जाएगा? 8 एम्पियर जाएगा। ये था इनका नियम। मतलब किसी संधि पर आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होगी, या फिर किसी संधि पर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। समझे बात को? तो किसी संधि पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर आया, तब 10 एम्पियर यहाँ 3 हिस्सों में जा रहा है ना। इस पॉइंट पर अगर देखो तो इस पॉइंट पर ये करंट आ रहा है, लेकिन ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, तो हो सकता है 6 एम्पियर जा रहा है, हो सकता है 2 एम्पियर, हो सकता है 2 एम्पियर जा रहा है। तो ये संरक्षण का नियम लागू नहीं हो रहा है। करंट आ रहा है, करंट किसका बना होता है? I = Q/T। एक निश्चित समय में जितना आवेश जाता है उसे करंट कह देते हैं। तो करंट क्या है? आवेश है। जैसे मैंने हर चीज को बताया कि बस नाम आप बदलते गए, एकांक एकांक करके नाम बदल दिए, तो आवेश एक प्रकार का है क्या? करंट ही है, ठीक है। आवेश क्या है? करंट ही है। तो इनका नियम क्या बोलता है? किसी संधि पर आने वाली धारा का योग, आने वाली धारा का योग और जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। समझ गए? किसी संधि पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। अब अगर मैं इसको कर दूं, ये लो 6 एम्पियर और आ रहा है, तो अब आने वाले तो 2 लोग हो गए, तो 10 6 16 आ रहे हैं, यानी 16 जाएगा भी। तो अगर मैं पूछ लूं यहाँ पे कितना करंट होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? वाह, नॉर्मल सी चीज है भाई। 10 6 16 आया, 16 आया तो कितना जाएगा? 16 जाएगा। हो सकता है छोटा सा सर्किट बना के तुमसे पूछ ले कि यहाँ पे आई का मान बताओ, तो तुम्हें ये पता है कि आवेश संरक्षित है, जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश जाएगा। अधिकांश समय में आने वाला आवेश ही करंट है, बस नॉर्मल सी। ये जो मैं बीच बीच में पुराना मटेरियल पूछ लेता हूँ, अगर तुम वो बताने के सक्षम हो तब तुम समझ लो तुम्हारा रिजल्ट बहुत धांसू आएगा, बहुत धांसू। बीच में क्या है, मैं कहानी इसलिए बदल के तुमसे कहीं का कुछ भी पूछ लेता करता हूँ। छायावादी कवियों के नाम बताओ दो। प्रसाद पंत निराला। तुम्हारे स्कूल में नहीं बताए ऐसे? हमारी मैम क्या है, पीएचडी धारी थी, हिंदी बहुत टॉप लेवल। मजाक नहीं कर रहा भैया, 6 बार लेक्चररशिप का पेपर क्रैक किए वो, वही ट्रिक बताई, बोले प्रसाद पंत निराला याद रखो। बहुत धांसू हिंदी पढ़ाती थी। एक बार हिंदी सब्जेक्ट की बेइज्जती किया था, 45 मिनट गाली दी थी मेरे को। गाली नहीं दी थी, मतलब डांटी थी। बोली ये क्या है, ये जो सामने ये इतने लोग पीएचडी किए, आपको मजाक लगते हैं? ये आपको मजाक लगते हैं बेटा? अब बड़े शालीनता के साथ डांटी। मैं बस सुन रहा था, मतलब इतना कोई नहीं डांटा हिंदी का प्रोफेसर, लेकिन डांटना उनका जायज था, वरना मैं हिंदी का महत्व तो कैसे समझता। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आएगी? 10 6 16, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 14 एम्पियर आएगा, तब नहीं 14 2 16 बनेगा। तो प्रथम नियम बस इतना सही था
कि संधि के पास आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है, अर्थात किसी पॉइंट पर जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको साइंटिस्टों ने बोला कि दूसरी तरह भी बोल देते हैं, दूसरी तरह भी बोल देते हैं। एक तरीका तो ये होगा, तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो बुक में सब लिखा ही हुआ है तुम्हारे, किसी संधि पर आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है, अर्थात किसी संधि पर जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। अब दोनों बातें सेम है, बस लाइन बढ़ाने के लिए हमने आएगी जाएगी कर दिया है, बात तो वही है ना। तीसरी तरह हम लिख सकते हैं इसमें बीजी योग टाइप का, यहाँ पे बोल दिया किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजी योग शून्य होता है। बीजी योग का मतलब होता है आ रही है तो पॉजिटिव, जा रही है तो निगेटिव। क्लियर हो गया। तो अगर हम एक सर्किट बनाए छोटू सा, ये और ये, यहाँ पे मान लो 2 एम्पियर आया, हाँ, और यहाँ पे मान लो 5 एम्पियर आया, तब जाएगा निश्चित रूप से कितना, 7 एम्पियर। तो इन्होंने ये बोला कि ये पहले के नियम से हम अगर देखें तो 2 + 5 बराबर क्या था, 7 था, है ना। मान लो एक और जा रहा है, यहाँ पे इसको 6 कर दो और इसको 1 कर दो, तो ये 6 + 1 आ रहा है ना। तो 2 एम्पियर + 5 एम्पियर बराबर 6 एम्पियर + 1 एम्पियर, यानी संधि के पास आने वाली धारा बराबर संधि के दूर जाने वाली धारा, वो सब तुम लिख लेना। फिर इसने कैसा इसको किया, ऐसा 2 + 5 दोनों को इधर ला दिया, -6 - 1 = 0। इस फार्मूले को स्टाइल मारने के लिए ऐसा लिख दिया। और इन्होंने बोला कि जो संधि के पास आने वाली धारा, पास आने वाली पॉजिटिव होती है, और ये क्या थी, दूर जाने वाली धारा क्या कर दिया, निगेटिव। कोई दिक्कत। तो संधि के पास आने वाली धारा धनात्मक, संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक। और ये जो प्लस माइनस होता है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस को ही क्या कहा जाता करता है, बीजी योग। कौन सा योग, बीजी योग। तो यहाँ पे बोल दिया गया बीजी योग शून्य। समझ गए। तो इसको हम 3-4 तरह से बोल सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल सकते हैं, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजी योग शून्य होता है, अर्थात संधि के पास आने वाली धारा संधि से दूर जाने वाली धारा के बराबर होती है। एक पॉइंट हम नॉलेज के लिए बोल देंगे कि संधि के पास आने वाली धारा को धनात्मक कहेंगे और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक कह देंगे, अर्थात किसी संधि पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। बात खत्म। एक चित्र बना देना सड़ा सा, जैसे मैंने बना के दिखाया था, है ना। वो सड़ा सा चित्र क्या था, मिला जो तू यहाँ मुझे दिला मैं यकीन तुझे। हाँ, ये मैंने एक सड़ा सा चित्र बनाया था। राविंद्र आगे गाना गाएगा, काहे टेंशन में गाए हो, ज्यादा बेइज्जती कर रहा है क्या। यहाँ पर मान लो I1 आ रहा है, लेकिन I2 जा रहा है, I3 आ रहा है, I4 जा रहा है, I5 आ रहा है ना। तो अगर हम यहाँ नियम देखें तो नियम क्या बोल रहा था, संधि के पास आने वाली धारा इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा। कल स्कूल गए थे तुम लोग, कल छुट्टी दे दिया था। मैं जानता हूं आप लोग को बुरा लगा होगा कि आप लोग की पढ़ाई का नुकसान हो गया, एक दिन का नुकसान हो गया, फीस में 5 रुपए काट लेंगे, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है। लेकिन मुझे जाना था रीवा बब्बा लोग की दवाई लेने, इसलिए गया। ठीक है, तबीयत भी मेरी खराब थी, तो सोचा डोसा खा लूंगा ठीक हो जाएगा, तो नहीं खाया, फिर दवाई लेना था और ऐसे ही घूमना भागना था। ठीक है, तो संधि के पास कौन कौन आ रहा है, एक लड़की नहीं आई है, प्रिया नाम है क्या उसका, क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर बताओ। हाँ, आई भाई का कहन। यहाँ पे संधि के पास कौन कौन आ रहा है, I1 आ रहा है, I3 आ रहा है, I5 आ रहा है, और यहाँ पे I2 और I4 दूर जा रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1 + I3 + I5 बट -I2 एंड -I4 विल बी 0। इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, समेशन, है ना, किसी संधि पर। ये क्या था, किसी संधि पर। पहला नियम क्लियर है, 10 मिनट से पहला नियम समझा रहा हूं, इसका मतलब है याद कर लो, रट लो, वरना ये नियम 1 मिनट का था।
ठीक है, मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं था इसमें। प्रथम नियम लिखता, मैं बोल देता किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का वियोग शून्य होता है, अर्थात संधि के पास जितनी धारा आएगी संधि से उतना ही दूर धारा जाएगी। दोस्तों यहाँ से आपके टॉपिक समाप्त होता है। इसको आप याद रखिएगा, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, अब आ जाता द्वितीय नियम। हो गया, इतना सही करना था। तुम लोग क्या सोचते हो टीचर बनना बहुत कठिन काम है? बहुत कठिन काम है। यहाँ से क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। अब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री।